नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्ति माला। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में हैं डॉक्टर रेनू मिश्रा। शी इज अ रिनाउंड सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इनके स्पेशल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं एंडोस्कोपी सर्जरी, इनफर्टिलिटी एंड IVF. At present, she is affiliated to Sitaram Bhartiya Institute of Science and Research, New Delhi, and she is the director of Kamna Fertility and IVF Center at Gurgaon. She has many honors, awards, and publications to her credit. She is the president of DGFS 2022 to 2024, librarian for Indian Fertility Society. She is the convener of SIG Environment and Infertility IFS in the present tenure. She was honored with the Commonwealth Scholarship in 1993 for training in endoscopic surgery in UK. She has had a training at Rotunda Hospital, Dublin, Ireland in 2010. She has authored few books too. Welcome, Dr. Renu Mishra, to our show. Thank you, Mala. आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी? Infertility is a situation, condition, disease, whatever you want to call it, when a couple is not able to conceive naturally. And when we say naturally, obviously in what time period, that also has to be specified. So we normally say that 90% couples, if there is no issue, will conceive in 1 year. That is the average pregnancy rate in normal young couples. So इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं होती और अगर वो कपल साथ रह रहा है and they are having unprotected sex, then we say this is a problem with fertility or infertility. So 1 year is the duration. 1 year is the time a young married couple, if they are having an unprotected sexual life, they should wait before consulting a gynecologist. यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको क्लैरिफाई करूंगी कि अगर यंग कपल है, यंग कपल विदेशों में तो 35 तक मानते हैं कि फर्टिलिटी ठीक ठाक रहती है फीमेल्स में, लड़कियों में, महिलाओं में। तो 1 ईयर वेट करें बिफोर यू इन्वेस्टिगेट। बट एक्चुअली हमारी जो जेनेटिकली हमारी ओवरीज हैं कंपेयर टू द वाइट रेस, हमारी ओवरीज जल्दी पैक ऑफ हो जाती हैं। So we say till, like 32 years, you can wait for 1 year to conceive. बट अगर इससे ज्यादा है आपकी उम्र, तो आप 6 महीने में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज 1 ईयर, सपोज यू आर मैरिड एट 32 एंड यू आर गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर, इस समय पे फर्टिलिटी एज के साथ बहुत जल्दी गिरती है। इसलिए let us say, like books में तो 35 mentioned होता है, but that's what I'm saying for Indian context we say not 35 but more like 30 to 32. You should consult sooner, 6 months. एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है जी। हमारे ही देश की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट WHO ने अब इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के दायरे में ले लिया है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहने के लिए एक कोई भी कंडीशन या डिजीज का इंसिडेंस इतना होना चाहिए कि उसको WHO पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम माने। So it is now considered a health problem and not just a condition where you need medical advice. So what are it the is important. Yes. Yeah. What are the common factors contributing to this infertility overall? Yeah.
overall in contributing to infertility and also the rising incidence of infertility, और जो infertility बढ़ रही है उसका एक बहुत मुख्य कारण तो है फीमेल एज, कि जिस एज पे अब लड़कियों की शादी होती है वो जनरली पहले से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी जो लड़कियां प्रोफेशनली अपने करियर को परस्यू कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं, शादी के बाद भी वो पोस्टपोन करती हैं प्रेगनेंसी। सो फीमेल एज इज अ वेरी मेजर फैक्टर ऑफ राइजिंग और इंक्रीज इन इनफर्टिलिटी ऑल ओवर। मैं थोड़ा सा हम बताना चाहूँगी कि कैसे फर्टिलिटी उम्र के साथ लड़कियों में कम होती है, उसका क्या कारण है। एक तो there is a basic difference between men and women. Men are making sperms on an ongoing basis. जब आप कोई सीमेन टेस्ट करते हो तो वो 2-4 हफ्ते पुराने स्पर्म होते हैं, वो बनते रहते हैं स्पर्म उनके। जबकि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं, हम लोग जितने भी एग्स हैं हमारी ओवरी में, वो हम जब पैदा होते हैं तो ले के पैदा होते हैं। तो जितने भी एग्स हैं वो हम ले के पैदा होते हैं, और फिर जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब मंथली पीरियड्स व्हेन दे बिगिन एट अराउंड 12 to 14 years, उसके बाद वो हर महीने उस टोटल पूल ऑफ एग्स में से 100-200 एग्स हर महीने निकल जाते हैं। सो वी आर लूजिंग एग्स एवरी मंथ, and with this, that by the time you are 30, almost you have lost 85% of your eggs. ये आम जनता क्या, ये बहुत सारे डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं समझते जो कि फर्टिलिटी में स्पेसिफिकली डील नहीं करते। बिकॉज एक चीज़ अच्छी है कि लड़कियां आजकल लेट मैरिज करती हैं चाहे, लेकिन अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो 40 साल की लड़की भी 25 साल की दिखती है। दे आर वेल मेंटेन्ड, आई मीन विच इज़ इन अ वे वेरी गुड। it's nice to see women looking young and fit, लेकिन उन्हें समझना ये जरूरी है और उनके डॉक्टर्स को भी कि बायोलॉजिकल एज नहीं रुकती। आप फिट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेलकम चेंज, बट उससे बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं रुकती। तो पीक फर्टिलिटी लड़कियों में 25 साल तक होती है और उसके बाद वो नीचे जा रही है वेरी रैपिडली, एंड आफ्टर 30 तो वो और भी रैपिड डिक्लाइन होता है। सो दैट इज वाई as a woman gets older, the chances of pregnancy go down per month, per cycle. And there is another aspect to it, that the miscarriage rate goes up. क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सिर्फ एग्स क्वांटिटी में नहीं घट रहे, क्वालिटी में भी घट रहे। क्योंकि अगर आप 20 साल के हैं तो वो एग्स 20 साल से पड़े हुए हैं, अगर आप 40 की हैं तो वो 40 साल से हैं। तो एग्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती है विद एज, with the result that प्रेगनेंसी एक तो होने में मुश्किल होती है बिकॉज फर्टिलाइजेशन रेट पुअर हो जाता है, और हो जाए तो मिसकैरेज रेट ज्यादा हो जाता है बिकॉज बहुत सारे जो एम्ब्रियोज बनते हैं, जो प्रेगनेंसी में जो जो क्या मैं बोलूं भ्रूण बनता है, वो नॉर्मल नहीं होते, और इस वजह से नेचर उनको डिस्कार्ड कर देती है, विच एंड्स इन अ मिसकैरेज. So by the if you see the miscarriage rate at the age of 25-30, it is about 10-15%. By the time you're 40, that miscarriage rate goes up to 35-40%. So pregnancy होके भी pregnant होना एक बात है और बच्चा हाथ में आना दूसरी बात है, तो miscarriage rate also goes up with age. So that is one major reason for infertility. अब अगर हम पुरुषों पे आए तो महिलाओं की तो बायोलॉजिकली एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी गिर रही है। पुरुषों में ऐसा एंड पॉइंट नहीं है बिकॉज उनके स्पर्म्स बनते रहते हैं, लेकिन ये देखा गया है, इनफैक्ट इस पे बहुत अच्छी एक स्टडी हुई विच वाज डन अक्रॉस मेनी कॉन्टिनेंट्स, एंड मेन वर फॉलोड अप फॉर 4 decades, and it is seen that in the last 4 decades the sperm count has gone down by 50% ग्लोबली। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल था एक डेली मेल में, जो कि यूके का एक नेट बेस्ड न्यूज़पेपर है, उसमें बड़ा कैची सा उन्होंने टाइटल दिया था कि इज ह्यूमन रेस गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट बेस्ड ऑन दिस स्टडी।
because this study was then published and that is what they wrote in their paper that इसी स्पीड से अगर स्पर्म काउंट गिरती रही तो ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएगी. So anyway, that's a little extreme view, but even for men the fertility or infertility is increasing. One, because of and there are several factors to it. You can't pinpoint one factor, but sedentary lifestyle, physical activity nahi hai, overweight hai, alcohol, drugs, smoking, all this is contributing in different ways, and the male fertility is going down because of these environmental factors. Females ki to chalo genetic hai, but males ki to acquired hai. Because of their acquired lifestyle, they're actually ruining their fertility. So what can they, men and women both, what can they do to, measures they can take to help themselves to improve on their fertility? See, like I said, for men, a healthy lifestyle. इवन बहुत सारी रिसर्च एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे हुई है, यहाँ तक भी कि जैसे बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं, बहुत टाइट अंडरवेयर्स, अंडरगारमेंट्स पहनते हैं मेन, दैट अफेक्ट्स द टेस्टिकुलर फंक्शन. यहाँ तक भी लोगों ने कुछ रिसर्च में कहा है कि जैसे आप हर समय लैपटॉप रखे रहते हैं अपनी गोद में, फोन्स रखे रहते हैं पॉकेट्स में अपनी ट्राउजर्स में, ऑल दिस जनरेट्स हीट एंड इट एक्चुअली अफेक्ट्स द टेस्टिकुलर फंक्शन. आप देखो, भगवान ने टेस्टिस जो हैं वो बाहर बनाई हैं बॉडी के, दे आर हैंगिंग आउट, whereas in women the ovaries are inside. So the reason why the testes are out is because the testes need a lower body temperature to function well. So if you are going to counteract that and increase the temperature because of tight underwear, जो लोग बहुत हॉट एनवायरमेंट्स में काम करते हैं, फर्नेसेस के पास, और उनमें भी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है. सो नंबर वन कहो कि दैट इज द सोल वे दैट वी कैन हेल्प मेन इज टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल. सो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों से बचें. दूसरा, एक्सरसाइज. बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इस समय, दैट इज एक्चुअली फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, विच इज ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वेट अगेन इन बोथ मेन एंड women has been seen कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होती है. सो दैट इज अगेन अनदर फैक्टर. आजकल एक तरफ तो हम बात करते हैं मैल नरिशमेंट की, जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, बट अपर स्ट्रेटा में इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम नाउ दैट पीपल आर ओवरवेट एंड पीपल आर सेडेंट्री. So if they increase their physical activity, then, and that not just physical activity, they need to look at their diet, both from the point of view of losing weight and also what is a healthy diet. So healthy diet में हम sperms तो बन रहे हैं लगातार, तो actually sperms की quality को बढ़ाया जा सकता है because if you give them a good environment. So diet में rather than having lot of carbs like roti, चावल, bread, pizza, pasta, में तो standard sentence है for both men and women कि उसको कम करके fruits पे आ जाओ. So if you consume lot of fruits, then that gives you all the vitamins, minerals, antioxidants, which can actually improve the semen counts and semen parameters. And also आजकल बहुत research हो रही है bacterial environment की body की. तो उसमें कहते हैं कि जो लैक्टोबैसिलाई हैं, दे गिव द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर, लाइक फॉर अदर थिंग्स दे गिव फॉर सीमन पैरामीटर्स आल्सो. सो दही का उपयोग ज्यादा होना चाहिए. ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे कि मेन कैन एक्चुअली इम्प्रूव देयर फर्टिलिटी. फॉर विमेन, लाइक आई सेड, वन इज डिक्रीजिंग द एज एट मैरिज, बट बाकी ये सारी चीजें भी विमेन पे भी बहुत लागू हैं. बिकॉज अगेन अगर देखें, करीब 15% लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, जो इंडियन हमारी एथनिक ओरिजिन है, उसमें भी वेट की बहुत बड़ी समस्या है. गांव में भी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लेकिन वहां पे क्योंकि लड़कियां इतनी ओबीज नहीं होती, इतनी ओवरवेट नहीं होती, तो वो समस्या कम है. शहरों में ओबेसिटी इन पीसीओएस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम अगेन. So that also gives a very abnormal hormonal milieu, जिससे कि जितने मोटी होती जाती हैं वो उतने उनके पीरियड्स और भी इरेगुलर होते जाते हैं. बहुत ज्यादा मोटी होती हैं तो पीरियड आने ही बंद हो जाते हैं बिना दवाई के.
सो अगेन एनोवुलेशन मतलब हर महीने जैसे कि एक एग रिलीज होना चाहिए एग से ओवरी से, वो नहीं होता. सो कमिंग टू फैक्टर्स, व्हेन आई वाज सेइंग वन इज एज, देन कमिंग टू ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स कि ओवुलेशन नहीं होता, उसमें वेट इज वन मेजर फैक्टर, एंड ऑफ कोर्स पॉलिसिस्टिक ओवरीज, एंड यू टेंड टू सी बोथ सॉर्ट ऑफ टुगेदर क्वाइट अ बिट. देन और कारण क्या होते हैं? ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं. ट्यूब्स ब्लॉक होने के लिए कुछ भी इन्फेक्शन अगर ट्यूब में चला जाता है तो उससे ट्यूबल ब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है. तो अगर पहले कोई मिसकैरेज हुआ है, डिलीवरी हुई है, डीएनसी हुई है प्रेगनेंसी में, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ इन्फेक्शन जाके ट्यूब्स को ब्लॉक कर दे. या वैसे भी अगर पेल्विस में इन्फेक्शन होता है तो अगेन लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा में थोड़ा ज्यादा होता है कि जहाँ पे अनहाइजीनिक मेजर्स हैं ड्यूरिंग पीरियड्स एंड ऑल. सो इफ द इन्फेक्शन गोज अप, it can actually block the tubes. So tubal block is another reason for not conceiving. So ये मेजर रीजंस हैं ट्यूबल ब्लॉक एंड एनोवुलेशन. इसके अलावा और कुछ कारण हैं जब प्रेगनेंसी नहीं होती है समय से, वेदर इट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, की 30-35 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई. तो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जो एज के साथ जिनका की चांस बढ़ता जाता है होने का, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस. ये सारी कंडीशंस उनमें ज्यादा होती है महिलाओं में जिनमें कि प्रेगनेंसी समय से नहीं होती. 30 साल के बाद या 35 साल के बाद है तो वो चांस बढ़ता जाता है. और एक बार ये हो जाती है प्रॉब्लम तो ये प्रेगनेंसी होने नहीं देती. सो इट्स अ विशियस साइकिल. You have these conditions because the pregnancy is delayed and then they don't let you get pregnant. So ये सब कारण हैं जो कि प्रेगनेंसी ना होने के. और इसमें हम क्या अपने आप की हेल्प कर सकते हैं? लाइक ऐसे डाइट एंड लाइफस्टाइल तो एक बहुत मेजर है ही. पीपल डोंट रियली गिव मच इम्पोर्टेंस. लोगों को लगता है कुछ दवाई खा लें और ये सब कर लें और प्रेगनेंसी हो जाएगी. बट डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत बहुत मेजर फैक्टर है विच हेल्प्स, विच probably will work for a lot of women, you know, without any medication they might get pregnant. उसके बाद अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो उसके लिए सर्जरी की जा सकती है. अगर एज ज्यादा है 35+ है तो सर्जरी ना करके हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि ट्यूब्स ब्लॉक होने से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी बाईपास द ट्यूब्स. Other conditions, how we can prevent? Well, infections you cannot prevent totally, but certainly sometimes, like, you know, girls go into these मतलब खुद से induced miscarriages, pregnancies terminate कराती रहती हैं medically भी, surgically भी. So they make themselves more vulnerable कि कोई infection होके tubal block हो जाए. So एक ये भी बहुत important है कि अगर आपको pregnancy नहीं चाहिए तो please contraception use करें. अबॉर्शन इज नॉट अ वे ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन. हिंदुस्तान में तो ऐसा बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अगर हम कुछ बताएं कोई कोई तरीका, तो सबसे पहले चिंता होती है सबको कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है. लेकिन प्रेग्नेंट होती जाती हैं और अबॉर्शन कराती जाती हैं जिसके कि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं. सो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की अनवांटेड टर्मिनेशंस कैन एक्चुअली कॉज अ मेजर प्रॉब्लम विद फ्यूचर फर्टिलिटी. And so these are probably the things I can think of where how you can help yourself and preserve your fertility. आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं हाउ टू प्रिजर्व. और इसमें सबसे एक जो चीज है जो काफी इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल. और Absolutely. बस यही है, आज के टाइम में हर कोई बात इस बारे में जरूर कर रहा है पर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट काफी कम लोग कर रहे हैं. आई होप जितने व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं, ऑल द मेन एंड वुमेन आउट देयर, आउट, आई होप यू गेट सम मैसेज. एंड आपने इसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कुछ कुछ बताए हैं. अगर ऐसी कंडीशन है इनफर्टिलिटी की जिसके बहुत सारे कारण आपने बताए जो हो सकते हैं, रीजन मेल फीमेल दोनों में है, तो और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को आप थोड़ा और डिटेल में कुछ बताना चाहेंगी? एक कपल है जो 2 साल हो गए हैं शादी को और वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो हाउ शुड दे गो हेड विद इट? क्या कराएं, वो किससे मिलें? They have to see a gynecologist or better a fertility specialist.
हम कैसे शुरू करते हैं जब हमारे पास एक कपल आता है? तो सबसे पहले मेल पार्टनर में तो सबसे इम्पोर्टेंट सीमेन एनालिसिस है। तो सीमेन एनालिसिस 2 या 3 दिन आप सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो उसके बाद आप सीमेन दें, और वो किसी अच्छी लैब में उसका एनालिसिस होना चाहिए, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी आम जो लैब्स में टेस्ट होता है उनकी क्वालिटी सीमेन एनालिसिस की बड़ी पुअर होती है। सो एनीवे, whatever you can find best, मतलब कोई फर्टिलिटी क्लिनिक्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा उनका एनालिसिस होता है बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन दिस। तो सीमेन एनालिसिस फॉर मेन इज द मोस्ट important. Ideally we should examine them also, but most of the time if semen is good, we don't examine, because एक हमारे यहाँ ये भी टैबू है कि most of the gynecologists are female, and you know they are not comfortable and the men are not comfortable. So अगर कुछ भी issue है तो you should have an andrologist or a urologist who can examine. You should have somebody in your team who can examine. बट बाय एंड लार्ज हम सीमन एनालिसिस के ऊपर बेस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर उसको अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं ऑफ हैविंग इंटरकोर्स, यू नो, फिजिकल इश्यूज हैं, देन ऑफ कोर्स ही नीड्स टू सी अ एंड्रोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर हम फीमेल पे आए तो फीमेल में जैसा कि मैंने बताया कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, सबसे पहला ओवुलेटरी प्रॉब्लम, कि हर महीने एक एग मैच्योर होके ओवरी से रिलीज नहीं होता। वो काफी लोगों में तो सिर्फ वेट लॉस, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज से ही वो रिज्यूम किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जिनकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं। और अगर इससे नहीं होता तो फिर हमारे पास दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, जो कि हम लगा के ओवुलेशन करवा सकते हैं। उसमें जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बीच बीच में देखने के लिए कि एग ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर एग ग्रो होके रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट वी नो कि जो हमने दवाई दी उससे काम, डिड इट वर्क और नॉट, because if it doesn't work then we need to move on to the next. I mean, maybe the tablets don't work, we will give injections. So that is for ovulation. उसके बाद हम आते हैं ट्यूबल ब्लॉक पे। ट्यूबल ब्लॉक पे जैसे मैंने पहले कहा, ईदर सर्जरी, क्योंकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो एक फिजिकल ये एक इम्पेडिमेंट है, तो या तो सर्जरी से हम खोल सकते हैं उनको, या हम आईवीएफ कर सकते हैं, बिकॉज आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, तो उसके लिए एग भी आना चाहिए ट्यूब में और स्पर्म भी आने चाहिए, तो ट्यूब खुली होनी चाहिए दोनों तरफ से। आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन इज डन इन द लैब आउटसाइड द बॉडी, सो दैट इज वाई इनफैक्ट आईवीएफ जो सबसे पहले बना था वो बना ही उन लोगों का था जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है। So both options are there, and depending on age and depending on affordability and, you know, acceptability of the couple, we counsel them for both surgery and IVF. उसके बाद जैसा कि मैंने कहा और कंडीशंस हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार सर्जरी से सिस्ट निकालनी पड़ती है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कई बार बहुत छोटी होती हैं, तो हम दवाइयों से आईवीएफ के अलावा मैं एक और बताना चाहूंगी कि आईवीएफ से पहले कई कपल्स में हम आईयूआई करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, विच इज अ सिंपलर प्रोसीजर, कॉस्टलेस, कीमत उसकी ऑलमोस्ट आप कहें कि अगर आईयूआई जितने का होगा उसकी 10 गुनी कीमत है आईवीएफ की। सो कॉस्ट वाइज बहुत फर्क है। प्रेगनेंसी रेट भी फर्क है, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी रेट मानो कि 10% है आईयूआई में, तो 40% होता है आईवीएफ में। सो दोनों तरफ ही यू नो देयर इज अ मार्क डिफरेंस, बट इन अ यंग कपल अगर कोई ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, ट्यूब्स खुली हैं, और कोई प्रॉब्लम लाइक एंडोमेट्रियोसिस है या ओवुलेशन प्रॉब्लम है, या 20 से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें हम जो भी टेस्ट करते हैं सब कुछ नॉर्मल आते हैं, हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उनमें भी हम आईयूआई ट्राई करते हैं। तो आईयूआई में हम महिला को कुछ दवाई देते हैं या इंजेक्शन देते हैं एग को मैच्योर करके रिलीज करने के लिए, और जिस समय वो एग रिलीज होने वाला होता है उस समय हम हस्बैंड का सीमन लेके उसको वॉश करके कॉन्सेंट्रेट करके, basically we improve the quality of the semen and we pick up the good sperms and we inject them into the uterus. So uterus में हम एक simple procedure से, जैसे normal examination होता है ओपीडी में, उसमें कहीं कोई ऑपरेशन थिएटर या ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है,
we just put that sperm into the woman's uterus, and that increases the chances of pregnancy over and above what she has already. So basically what we are doing is optimizing, कि हम ये देख रहे हैं कि egg release होगा, उस समय हमने sperms डाल दिए जो कि better quality के हैं, तो प्रेगनेंसी का चांस उसका अगर अपना 2% है तो ऐसे 10% हो गया. So this is one option that we use for younger females. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम ज्यादा IVF के लिए हमारा इंक्लिनेशन बढ़ता है, बिकॉज एज के साथ एग्स खत्म होते जाते हैं. सो वी डोंट वांट टू वेट सो लॉन्ग कि एग्स बचे नहीं, हम IVF करने लायक भी नहीं हो. तो यंग पेशेंट्स, यंग कपल्स में आप 3 या 4 साइकिल IUI कर सकते हैं. ओल्डर में हम में भी 1 या 2 ही साइकिल करते हैं, या उन्हें कहते हैं सीधे आप IVF पे जाएं, बिकॉज IVF में हम एग्स ग्रो करा के बाहर निकालते हैं. और टू सर्टेन एक्सटेंट IVF में जो इतना प्रेगनेंसी रेट हाई है, इवन मोर देन व्हाट नेचर गिव्स यू, इज बिकॉज वी टेक आउट मोर एग्स. नेचुरल साइकिल में तो एक ही एग बनता है, लेकिन हम इंजेक्शंस देके उनको एग्स को ज्यादा एग्स बनाते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं. बाहर निकाल के बाहर फर्टिलाइज कराते हैं. तो सपोज 10 एग निकले, 10 में से 7 फर्टिलाइज हुए, 4 या 5 अच्छे एम्ब्रियो बन गए, तो हमने एक बार में 1 या 2 एम्ब्रियो डाले, बाकी फ्रीज कर लिए. फिर अगली बार हमें दोबारा से इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, एग्स निकालने की जरूरत नहीं है. वो जो हमने एम्ब्रियो फ्रीज किए उनको थॉ करके फिर अगली साइकिल में डाल दें. सो ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट, क्यूमुलेटिव मतलब इन सब कंबाइंड साइकिल्स का प्रेगनेंसी रेट बहुत हाई हो जाता है. सो IVF में अगर बहुत कम फॉलिकल्स, बहुत कम एग्स बचे हैं, तो फिर IVF में भी सक्सेस बहुत कम हो जाता है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम कहते हैं कि अगर ठीक ठाक एग्स दिख रहे हैं तो लेट अस गो फॉर IVF rather than wasting time in IUI. And of course you have to individually decide for every couple what suits them, what suits their pocket, what suits their mental state, what are they willing to accept. We basically counsel them for a lot of options, but at the end of the day fertility एक तो कोई बीमारी का इलाज नहीं हम कर रहे. दूसरी बात है, फर्टिलिटी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते मैं IVF करेगी तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, या IUI करेंगे तो नहीं होगी. सो हमें भी ये नहीं पता कि कौन किस साइकिल में कब प्रेग्नेंट होगा. सो दैट इज वाई बेसिकली हमारा काम है टू फीड द फैक्ट्स कि भाई ये चांस है प्रेगनेंसी का. अगर हम 50% चांस भी कहे हैं जो कि बहुत हाई है, तो हमें नहीं पता आप कौन से 50% में आएंगे, प्रेगनेंसी होगी या नहीं होने वाले 50% में. So basically we counsel the couples for all the options and then let them decide what they want to do. आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी वी कैन से. हमने इसमें क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे अप्रोच करें, आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो आपको एज कपल आपको कंसल्ट करके इंडिविजुअलाइज्ड आपका क्या रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे. तो इसके साथ मैं आपका डॉक्टर रेनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और व्यूअर्स को आई एम श्योर इससे काफी जानकारी और काफी हेल्प मिली होगी. कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट. थैंक यू सो मच. Thank you so much.